नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे द लुसेंट क्लासेस चैनल में। मेरा नाम है नितिन कुमार। आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत के चैप्टर 4 प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा दोस्तों सैलिएंट फीचर्स के बारे में, और उसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। तो आज हमने प्रियम्बल्स के बारे में पढ़ना है, और ये जो लेक्चर होगा हमारा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, और चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हो इस वीडियो को या हमारे चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 2 सेकंड लगेगा चैनल को सब्सक्राइब करने में और नोटिफिकेशन की बेल आइकन को दबाने में। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। मैं ऐसा सब्सक्राइब क्यों करता हूँ, सब यूट्यूबर क्यों करते हैं, उनको काफ़ी तो सपोर्ट मिलता है यार, थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी भी निकलता है कि इतना मेहनत कर रहे हो, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, तो वो एक तरह से समझ लो वो डिप्रेस हो जाते हैं। तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा और आगे अच्छा वीडियो बनाने का मन करता है, और नहीं होता है तो वो बोरिंग सा लेक्चर हो जाता है। चलो फिर शुरुआत करते हैं। हमारे प्रियम्बल्स के बारे में जानते हैं कि भाई प्रियम्बल्स क्या है। तो जैसा कि प्रियम्बल्स समझ लो वैसा है कि अगर आपके पास आईडी कार्ड है किसी कॉलेज का या फिर आपका एक आधार कार्ड है, तो उस पर आपका नाम लिखा रहता है, आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है, एड्रेस लिखा रहता है। तो हम लोग कोई भी इंसान आपका आईडी कार्ड पढ़ कर जज करता है कि आप किस कम्युनिटी से हो, आप किधर को आए हो, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। उसी तरह प्रियम्बल से अगर कोई भी देश अगर हमारे देश में आता है तो हमारे देश के बारे में कैसे जानेगा, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कैसे जानेगा, तो और कैसे जानेगा कि हमारे लोगों के पास कितना अधिकार है, तो प्रियम्बल से जानेगा। वो कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ेगा नहीं, इतने सारे एक्ट्स हैं, बहुत लंबा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा। आपको पता है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लंबा है, तो इतना तो पढ़ेगा नहीं कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, तो प्रियम्बल्स पढ़ता है। प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस करता है, समझ लो इंट्रोडक्शन देता है कि हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज। तो इसके बारे में बता दें कि प्रियम्बल जो है पहली बार अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था, और यहाँ से हम लोग लिए हैं, बाकी सब देशों ने लिया है। और यहाँ पे बता दें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ कुछ संशोधन हुआ था, जिसमें आपका शुरुआती में इसको 3 वर्ड्स जो है प्रियम्बल में हमारे ऐड किए गए। हालांकि ये जो संशोधन हुआ था अमेंडमेंट, ये 42 अमेंडमेंट हुआ था, और यहाँ पर जो हुआ हमारा 3 वर्ड ऐड किया गया, वो सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये जो 3 शब्द हैं यहाँ पे जोड़ा गया दोस्तों। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों। देखिए ये हमारा हिंदी में है, आप देख सकते हो ये हिंदी आपका, अगर हिंदी मीडियम वाले हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो वीडियो का पीडीएफ जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वो आपका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से मिलेगा। टेक्सास के बारे में जानते हैं कि भैया हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ क्या है एक्चुअली में। तो देखो हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ ये सब जितने में आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये सब चीज़ लिखा हुआ है। और हाँ बता दें कि A to Z मैं इसको ट्रांसलेट नहीं करूँगा, मैं आपको एक समझा देता हूँ कि ये इसका क्या मतलब है। कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम हैं भारत के लोग, जो कि भारत को हम लोग बनाएंगे सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सभी सिटीजन्स के लिए। सभी सिटीजन्स को यहाँ पे जस्टिस मिलेगी, सोशल हो या इकोनॉमिक या पॉलिटिकल हो, सबको जस्टिस मिलेगा। यहाँ लिबर्टी मिलेगी, यहाँ सबको फ्रीडम दिया जाएगा, चाहे वो एक्सप्रेशन हो, बिलीफ हो या फेथ या वर्शिप हो, सबको इक्वलिटी स्टेटस मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगा, मिलजुल कर रहना। फर्टिनिटी सबसे इंपॉर्टेंट, फर्टिनिटी भाईचारा होगा हमारे देश में। तो ये हमारे देश के प्रियम्बल्स में लिखे हुए हैं आपको दोस्तों। यहाँ पे ये जो आप देख रहा है इसको हम लोग कब अडॉप्ट किया गया ये भी लिखा हुआ है, 26 नवंबर 1949 को ये अडॉप्ट किया गया हुआ है। आप यहाँ देख रहे हो जो जो आपको कैपिटल वर्ड्स में आपको यहाँ दिखने को मिल रहा है, जैसे सॉवरेन और सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये सब दिख रहा है जो कैपिटल वर्ड में। ये टोटल 10 वर्ड्स है जो कि आपको हम लोग इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं, बस यही सब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग दोस्तों, जो कि एक अच्छा है। हमारा संविधान दोस्तों एक बहुत ही लंबा संविधान है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। हमारे संविधान के कितने कितने अमेंडमेंट हुए थे, कौन कौन से अमेंडमेंट जो कि इंपॉर्टेंस है, ये सब के बारे में बताया। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बताया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देखना, वहाँ मिलेगा, या फिर यहाँ पे एक आई बटन होगा, वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, चलो हम लोग बात करते हैं कि इंग्रेडिएंट्स क्या है हमारे प्रियम्बल्स के, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट। देखो टोटल हमारे प्रियम्बल्स के 4 इंग्रेडिएंट्स है, कंपोनेंट है, जो कि आपको बताता है कि जो सोर्स ऑफ ऑथोरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या है। तो देखो जो ये आप देख रहे हो यहाँ पे वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये है हमारा सोर्स ऑफ ऑथोरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये ड्राइव किया हुआ है इंडियन लोगों के लिए, इंडियन लोगों से। देखो लोग रहेंगे तो ही उनके लिए ना कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, उन्हीं के लिए देश रहेगा। अब उन्हें चलाना है, उन्हें कैसे रूल चाहिए, उनके लिए क्या रूल बनना है, तो यहाँ पे उन्हीं के लिए रूल उन्हीं के लिए लाया जाएगा, ताकि वो कभी भी उनके साथ कभी भी ये ना हो, भेदभाव ना हो, अनटचेबिलिटी ना हो,
तो इस वजह से ये सब लाया गया कि सबको इक्वल राइट्स मिले। तो इस वजह से हमारा संविधान लिखा गया है दोस्तों। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट्स के बारे में अगर बात करें तो ये क्या है, तो ये आप सिंपल से यहाँ देख सकते हो। नेचर के बारे में बात किया जाए तो नेचर हमारा सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये हमारा नेचर हुआ। ठीक है दोस्तों। इसी तरह हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि एक मिनट में ज़रा इसे साइड कर दूँ। यहाँ पे अब नेक्स्ट है हमारा जो थर्ड है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टिनिटी, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। और डेट ऑफ बात करें तो एडॉप्शन के बारे में कि कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को ये डेट हमारा ये है जो आपको बताता है कि अडॉप्ट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। तो ये इंग्रेडिएंट्स है जो कि हमारे प्रीएम्बल्स में दिए हुए हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं, जो कि कोई अगर दूसरे कंट्री का है तो जान सकता है हमारा देश कितना महान है। सॉवरियन के बारे में दोस्तों जानते हैं कि सॉवरियन जो है हमारा बताता है कि हमारा जो देश है कभी भी किसी दूसरे देश पर डिपेंड नहीं है और ना ही डोमिनेंट है किसी दूसरे नेशन पे। हम लोग एक इंडिपेंडेंट स्टेट है और हम लोग अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, चाहे वो हमारा डिसीजन देश के एक्सटर्नल अफेयर्स का हो या इंटरनल अफेयर्स का हो। हालांकि हमने यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन किया है, लेकिन कभी भी यूनाइटेड नेशन का जो पॉलिसी होता है कभी भी यूनाइटेड नेशन हमारे देश पे थोपने की कोशिश नहीं किया है। हम लोग एक इंडिपेंडेंट है। एक इस तरह से आपको एग्जांपल देते हैं कि जैसे कि आप समझ लो कि अगर आपको आप अपने फैमिली में कहीं घूमने की प्लानिंग करो, अपने मम्मी पापा के साथ मिलके एक जगह आप लोग प्लान करो कि पापा मम्मी आज हम लोग यहाँ घूमने जाएंगे, चाहे हमारे रात में आज ये डिशेज़ बनना है, आप लोग ऐसे कुछ प्लान करते हो, तो वो सब आप लोग फ्रीडम है, आप लोग खुद कर सकते हो। ऐसा थोड़ी पड़ोसी आके बताता है कि नहीं आप लोग यहाँ घूमने जाओगे, नहीं आप लोग आज रात में आज खाना आपको ये बनना चाहिए। पड़ोसी डिसाइड नहीं करते, आप लोग खुद डिसाइड करते हो। उसी तरह हम लोग हैं, हमारा देश में जो मिनिस्टर है वो लोग खुद डिसाइड करते हैं कि हमारा क्या पॉलिसी होना चाहिए, क्या लॉ होना चाहिए। बाकी दूसरे कंट्री के ऊपर तो हम लोग डिपेंड नहीं होते हैं कि उनके कंट्री की क्या पॉलिसी है, उनके कंट्री को फॉलो करना है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग इंडिपेंडेंट है। तो ये बताता है सॉवरेन के बारे में। ठीक है। उसी तरह हम इसको हिंदी में संप्रभुता कहते हैं। उसी तरह सोशलिस्ट है दोस्तों, ये जब हमारा 82वां कह रहे हैं, जब 42 संशोधन हुआ था 1946 में, जब इंदिरा गांधी के दौरान एक्चुअली हुआ क्या था कि ये एक बात करते हैं एग्जीक्यूटिव वर्सेस लेजिस्लेटिव में एक तरह से वार हो गया था, जब उस वक्त इमरजेंसी चल रहा था। तो इंदिरा गांधी एक पे एक संशोधन करी थी, एक पे। आप अमेंडमेंट जानते हो ना, अमेंडमेंट मतलब चेंज, मतलब कोई भी अमेंडमेंट होता है, कोई भी कानून होता है, उसमें कुछ चेंजेज करना, तो उसको अमेंडमेंट कहते हैं। तो वो चेंजेज कर रही थी। बाद में जब भारतीय जनता पार्टी की आई तो बाद में इसको चेंज करके 44वां संशोधन कर दिया गया था, हालांकि वो बात अलग है। तो इंदिरा गांधी उस वक्त की थी चेंज, तो सोशलिस्ट हमारा आया। और ये बताता है कि हमारा जो देश है वो एक गांधीयन विचारधारा का है और मार्क्सिज्म विचारधारा का है। मार्क्सिज्म में बात करें तो बहुत कम लोग जो हैं ऐसे विचारधारा रखते हैं जो नक्सलवाद होते हैं, और गांधीयन विचारधारा समाजवाद कहते हैं जो हम लोग आम जनता हो गया। एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है हमारा कंट्री। हम अब बात करें रसिया और चाइना के बारे में तो वो लोग कम्युनिस्ट सोशलिज्म है। कम्युनिस्ट सोशलिज्म को कभी कभी हम लोग स्टेट सोशलिज्म भी कहते हैं दोस्तों। तो ये बोलता है कि जो लेबर हैं उनको पास ज़्यादा पावर मिलना चाहिए। जो अमीर लोग हैं अगर उनके पास 4 ज़मीन है तो 4 ज़मीन लोग एक्सेल एज ए लिमिट लगाता है कि उनको 5 ज़मीन नहीं खरीद सकते। अगर ऐसा खरीदेंगे तो उनकी आधी प्रॉपर्टी गरीबों के नाम कुछ इधर उधर चली जाएगी। तो वो लोग ऐसा रखते विचार, लेकिन हमारा ऐसा नहीं है। गांधी जी बोलते थे, गांधीयन सोशलिज्म के बारे में बात करें तो वो बोलते थे कि भाई जो गरीब लोग हैं उनको अगर वेल्थ कर दिया जाए, उनको अगर अधिकार दिया जाए, अगर गांव को खुश रखेंगे, गांव को अगर ज़्यादा बात करें तो डेवलप रखेंगे तो हमारा देश भी डेवलप होगा, शहर भी डेवलप होगा। तो गांधी जी ऐसा कहते थे। आज भी देख लो बहुत सारे जो भी बिलीनियर्स या भी मिलीनियर्स हैं, जो लोग हैं अमीर हैं, रिच मैन हैं, वो भी जीरो से शुरुआत करके ही आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं, अपनी फैक्ट्री लगा पाए हैं। तो उनको कैसे हक दिला, उनको कैसे हक मिला? तो ये सोशलिज्म की वजह से मिला कि यहाँ पे हर गरीब को उठने का अधिकार है, आगे बढ़ने का अधिकार है। कुछ लोग बोलते हैं कि जो नया इकोनॉमी पॉलिसी आई थी 1991 में, वो आपकी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन से हमारा जो देश है वो एक कैपिटलिज्म की तरफ मूव कर रहा है। हालांकि आपको मैं अलग एक्सेप्टेड वीडियो बनाऊंगा कॉमनिज्म, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के बारे में। हालांकि बहुत आपको यूट्यूब पे पढ़ा होगा, आप देख सकते हो, लेकिन मैं अलग से अपना सा एक लेक्चर लाऊंगा, आप सबको देखना उसको ज़रूर, उसको भी देखना। तो ये सब था दोस्तों, आप देख सकते हो
तो हमारा जो समाजवादी विचारधारा है, हम लोग गांधी जी को विचारधारा को फॉलो करते हैं। सेकुलर के बारे में बात करें तो सेकुलर का भी हम लोग बात करें तो ये एक अपने आप में बहुत हॉट टॉपिक है, और ये 42वें संशोधन में इसको ऐड किया गया था इंदिरा गांधी के दौरान। ठीक है, ये बताता है हमारा सेकुलर कंट्री कि कभी भी किसी धर्म जो है देश पे राज नहीं कर सकता है। मतलब अगर हिंदू है तो हिंदू का जो रिलीजन्स है, हिंदू धर्म, वो हमारे देश पे राज नहीं कर सकते। मुसलमान जो है, इस्लाम धर्म, वो कभी भी हमारे देश पे राज नहीं कर सकती। सिखाई है, जो भी रिलीजन्स है, ये सब हमारे देश पे अपना रूल नहीं लगा सकती। सबको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना होगा, सबको फॉलो करना होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। लेकिन अभी भी इसमें हॉट टॉपिक इसलिए हो जाता है कि कभी कभी सुप्रीम कोर्ट का जो, वो हमारे देश में ऐसे कानून हैं जो कि बताते हैं ज़्यादातर कुछ राइट्स आपको माइनॉरिटी पीपल को दिए रखे हैं, ज़्यादातर राइट माइनॉरिटी पीपल को दे रखे हैं, कुछ राइट्स आपको मेजोरिटी पीपल को दे रखे हैं। तो जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो ज़्यादा अगर बात करें तो वो फॉलो करने लगते हैं अपने रिलीजन्स को। तो मेजोरिटी के लोग को लगता है कि हमारा देश जो है सेकुलर नहीं रहा, क्योंकि देखो उनको राइट्स मिल रहा है, इस चीज़ को फॉलो करने के हमें राइट्स नहीं हैं। या फिर कभी कभी माइनॉरिटी पीपल के लोगों को लगता है कि देखो मेजोरिटी लोगों को ये राइट्स मिल रहा है, हमारे राइट्स नहीं है। तो ये कुछ बताता है कि जो माइनॉरिटी लोगों के बात सुनोगे वो कहें कि अब हम लोग खतरे में हैं, हम लोग को साथ ये हनन हो रहा है। तो ऐसा उन लोग को डर रहता है, तो हम बोलते हैं कि सेकुलर नहीं रहा। बॉलीवुड की काफ़ी मूवी में देखोगे कि मेजोरिटी लोग जो होते हैं उनके रिलीजन्स को काफ़ी ज़्यादा ये किया जाता है, कॉमेडी के तौर पे दिखाया जाता है, मजाकिया तौर पे दिखाया जाता है, उनके जैसे तैसे रिलीजन्स को दिखाया जाता है, और दिखाया जाता है कि कितना वो चीप है रिलीजन्स। और वैसे ही माइनॉरिटी पीपल के रिलीजन्स को अच्छे खासे दिखाया जाता है। तो कुछ लोग जो हैं वो इस पे बोलते हैं कि देखो ये बताता है कि सेकुलर हमारा देश नहीं है, और अगर हमारा देश सेकुलर नहीं है तो हम लोग एक, हमारा जो कल्चर है वो ख़त्म हो जाएगा। जो भी मेजॉरिटी लोग हैं ये ऐसे सोचते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारा संविधान जो है सबको राइट्स दे रखा है, सबके साथ कभी भी व्यक्तिगत तरीके से भेदभाव नहीं रखता है, सबको इक्वल राइट्स दे रखे हैं, सब अपनी अपनी जगह पे सही है। ठीक है, तो ऐसा आपको देखा जाता है कि मिसकंसेप्शन फैलाया जाता है। ठीक है, हालांकि व्यक्तिगत ज़मीनी हकीकत बात करें तो कुछ और ही होगा, आप सब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग डेमोक्रेटिक। हमारा जो देश है दोस्तों, बात करें तो एक लोकतांत्रिक देश है, आप सबको पता है। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग कुछ पॉइंट्स हैं जो कि डिस्कस करेंगे, आइए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों डेमोक्रेसी जो होता है वो हमारा दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। जो अपना देश में फॉलो करते हैं हमारे देश में, वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है। और अगर बात करें स्विट्ज़रलैंड में, वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब क्या आपको ये क्या है, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है ये? ठीक है, तो अगर बात करें कि जैसे कि अभी करेंट में न्यूज़ अगर लेके चले तो फार्म बिल है। ठीक है, अब आप फार्म बिल की तरफ से सोचो कि अगर फार्म बिल अगर स्विट्ज़रलैंड में पास करना था तो वो कैसे करते, वहाँ के पार्लियामेंट कैसे फॉलो करते? तो वहाँ के जो लोग हैं वो डायरेक्टली वोटिंग करते हैं, रेफरेंडम करते हैं। मतलब लोगों से ही पूछते, किसान से ही पूछते कि भैया ये फार्म बिल है, आइए वोट दीजिए। जो फेवर में है वो यस लिखे, पास होना चाहिए, जो नहीं है वो नो लिखे। फिर उस हिसाब से वोटिंग होता है और वो ऐसे बिल पास होता है। लेकिन हमारे तरफ इनडायरेक्ट होता है। हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधि जो चुने गए हैं उनको हम लोग भेजते हैं वोटिंग देके। एमएलए जो हुए, पार्टी के जो नेता हुए, लीडर्स हुए, वो लोग क्या करते हैं, पार्लियामेंट में बैठ के वो लोग राज्यसभा लोकसभा से बिल पास करते हैं, और जाके बाद में प्रेसिडेंट से साइन होके बाद में ये लॉ हो जाता है, बन जाता है। तो इसी हिसाब से हम लोग के देश में होता है, जो कि इनडायरेक्ट। देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में भी अलग अलग तरह से बात करें तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज में है। ठीक है, इनडायरेक्ट में भी बात करें तो एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों हैं। तो कभी भी एक दूसरे के ऊपर ऐसा मत सोचना है कि भाई स्विट्ज़रलैंड में काफ़ी अच्छा है, जनता जो है वो चूज कर रही है, और हमारे यहाँ जो एमएलए है वो ऐसा है। जी, सब अपने अपने जगह पे सही है, देश अच्छा खासा चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा डेमोक्रेसी बताता है दोस्तों कि ऐसा है। हालांकि ये डेमोक्रेटिक 11 ये जो लिखा हुआ है, इस चीज़ पे आप फोकस ना कीजिएगा। ये हमने बुक के सोर्स जब मैं कॉपी पेस्ट कर रहा था तो ये आ गया है यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें कि डेमोक्रेसी एक्चुअली में है क्या। तो जो B.R. अम्बेडकर जो 1949 में बहुत बढ़िया एक स्पीच दिए थे कि जो डेमोक्रेसी है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अनलेस देयर लाइज एट द बेस ऑफ इट्स सोशल डेमोक्रेसी। व्हाट डज मीन्स द सोशल डेमोक्रेसी? तो देखिए इसका मतलब ये बताएं कि जो सोशल डेमोक्रेसी है ये बताते हैं कि इट इज़ ए मीन्स ए वे ऑफ लाइफ विच रिकोगनाइज लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टर्निटी।
बताता है कि ये जीवन जीने का तरीका है जो कि आपको फुल आज़ादी देता है, अधिकार देता है और भाईचारा देता है। ये बताते हैं भीमराव अंबेडकर अपने स्पीच में। वो बताते हैं कि इसी प्रिंसिपल पे जो है सबको अधिकार है, सबको जीने का अधिकार है, ये बताते हैं। और ये भी बताते हैं कि अगर इन सब में से अगर एक भी वर्ड, अगर एक भी शब्द अगर इसमें नहीं हो, लिबर्टी ना हो, इक्वलिटी फर्टिनिटी हो, तो ये सब बेकार है, सब एक दूसरे पे डिपेंड है। ठीक है दोस्तों, ये सब कुछ यही लिखा हुआ है इस सब पूरे लाइन में, ये सब कुछ ये लिखा हुआ है। ठीक है, लिबर्टी कैन नॉट बी डाइवोर्स फ्रॉम द इक्वलिटी और इक्वलिटी कैन नॉट बी डाइवोर्स फ्रॉम द लिबर्टी। इस तरह से नॉट कैन लिबर्टी एंड इक्वलिटी बी डिवोर्स फ्रॉम द फर्टिनिटी। जैसा बोले ये सब एक दूसरे पर डिपेंड है, ऐसा नहीं कि किसी एक दूसरे पे निर्भर नहीं है। ठीक है, ये आपने भीमराव अंबेडकर जी अपने स्पीच में बताते हैं डेमोक्रेसी के बारे में। ठीक है, तो ये हिंदी में आप देख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं रिपब्लिक के बारे में। दोस्तों आपको पता ही होगा कि रिपब्लिक के बारे में, जो हमारा डेमोक्रेटिक पॉलिटी है वो दो कैटेगरी में क्लासिफाइड है। एक है मोनार्ची और एक है रिपब्लिक। मोनार्ची मतलब कुछ समय पे आप देखे जानते होंगे, ग्रीक और जो रोमान एम्पायर थे वहाँ पे क्या होता था कि अभी भी ब्रिटेन में भी ये चीज़ सिस्टम है कि वहाँ तो राजा तो होते ही हैं, पार्लियामेंट भी होता है। ठीक है, और रिपब्लिक मतलब मोनार्क मतलब का है कि जहाँ पे राजा और रानियों का रूल चले, और रिपब्लिक का मतलब होता है जहाँ पे पब्लिक का रूल चले। ठीक है, जो पब्लिक के द्वारा चुनी हुई बात करें तो एमएलएज हुए हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी होते हैं, प्रतिनिधित्व होते हैं, वो लोग मतलब यहाँ पे बात करें तो राज करते हैं हमारे कंट्री में। देखे होंगे पीएम हो गया, आपका सीएम हो गया स्टेट में, और प्रेसिडेंट हो गए। ठीक है, सेंटर पे। तो ये सब आपको पता होगा दोस्तों। ठीक है, तो ऐसा हमारा रिपब्लिक है, हमारा देश रिपब्लिक है दोस्तों। ठीक है, जो अब रिपब्लिक है, अदर हैंड बात करें कि जो स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर ए फिक्स पीरियड्स, एग्जांपल यूएसएस। अब हम लोग जो भी अपने प्रतिनिधित्व जो चुनते हैं, ठीक है, वो एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए चुनते हैं। जैसे कि यूएसए में है कि 5 साल, ठीक है, हमारे कंट्री में भी 5 साल तक चुनते हैं। ठीक है, बिना कभी उनसे कभी भेदभाव किए हुए, दोस्तों आपको पता होगा। और हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली नहीं चुनते हैं, इनडायरेक्टली चुनते हैं। ठीक है, हम लोग वोट देते हैं उनको। आप देखो इतने सारे इलेक्शन होते हैं, तो आप हमारे देश के नागरिक हो तो आपको इस बात में पता होना चाहिए। ठीक है, रिपब्लिक है हमारा देश, और हमारा देश मोनार्ची नहीं है। ठीक है, जहाँ राजा रानियों का ये जो चलता है ये सब नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करें जस्टिस। देखो अधिकार जिसको कहा गया है। ठीक है, ये जो जस्टिस से बात करें तो आपको 3 तरह से जस्टिस मिलता है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। जो आपका सोशल जस्टिस और इकोनॉमिकल जस्टिस को मिला के जो बनता है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। सोशल जस्टिस में मतलब बोला जाता है कि हम जो हमारे न्याय अधिकारी होते हैं, जो हमारे जुडिशरी होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जो भी अगर फैसला सुनाता है, कोर्ट फैसला सुनाता है, तो आपसे कभी भी भेदभाव नहीं करता कि आप अमीर हो, गरीब हो, या फिर आपका कोई दूसरे जाति से बिलोंग करते हो, नीची जाति से हो या ऊपर ऊंची जाति से हो, आपका क्या रिलीजन्स है, सेक्स है, इन सब से भेदभाव ना करके आपको एक सोशल जस्टिस देता है। आपको एक बात करें तो एक अधिकार देता है, आपको एक सही फैसला सुनाता है। इकोनॉमिक जस्टिस में ये नहीं देखा जाता है कि आप गरीब हो, आप अमीर हो। ठीक है, इस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन ना करते हुए आपको इकोनॉमिक जस्टिस सुनाई जाती है। पॉलिटिकल जस्टिस में बात करें, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह ये लोग हो गए, तो वो लोग पॉलिटिकल ऑफिस में बात करें तो ये लोग गवर्नमेंट का हो गया। ठीक है, वो लोग पॉलिटिकल राइट्स होते हैं। ठीक है, जहाँ पे उनको जस्टिस मिलती है। ठीक है, ये नहीं देखा जाता है कि वो बीजेपी की पार्टी का है या फिर कांग्रेस पार्टी का है। सबको यहाँ पे देखो तो एक इक्वल तरीके से यहाँ पे राइट्स हैं, और किसी के तरीके से किसी के साथ भेदभाव नहीं रखा जाता है, सबको न्याय मिलता है। बात करें लिबर्टी के बारे में, तो लिबर्टी मतलब कि यहाँ पे सबको फ्रीडम है अपनी बातें रखने का, अपने थॉट रखने का, अपने एक्सप्रेशन रखने का। अब ये नहीं कि आप जो बात कह रहे हो वो गलत कर दो, गाली गलौज करो तो हथियार उठा लो, तो ये हमारा संविधान अधिकार नहीं देता है। आपको कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए दोस्तों। ठीक है, आजकल ऐसा हो गया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे देखते हो कि वो लोग, कुछ लोग रहते हैं कुछ भी बोल देते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये मतलब नहीं हुआ कि आप कुछ भी बोले। ठीक है, आपके कम से कम जो बात बोल रहे हो आपको उस बातों में लिहाजा होना चाहिए, सम होना चाहिए। और अगर आप एक कटु शब्द भी बोलते हो, ठीक है, किसी के खिलाफ भी, तो जैसे कि आप कोई भी चाहे हमारे देश के खिलाफ कटु, तो एक उसमें एक कठोरता उतना ना होना चाहिए, गलत शब्द नहीं है।
आपको दर्शाना चाहिए कि आप उसमें गाली गलौज का शब्द का प्रयोग ना करें, कोई भी ऐसा। तो कोई भी कभी कोई एंटी नेशनल की बात स्पीच देता तो आप लोग कहते हो कि अरे यार ये एंटी नेशनल है, ये ऐसा, तो ये कैसे हमको कह दिया ये हमने एंटी नेशनल है, ये गलत है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि संविधान ने उसको अधिकार दे रखा है। ठीक है, वो अपनी बात तो रख तो रहा है, लेकिन गलत तरीके से तो नहीं रख रहा है ना, गाली गलौज करके तो नहीं रख रहा है, हथियार उठा के तो नहीं रख रहा है, रख तो रहा है। तो ठीक है दोस्तों, तो ये जो लिबर्टी है, इक्वलिटी, फर्टिलिटी, ये हमारे प्रियम्बल में ये लिया गया है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हुआ था 1789 से 1799 तक, उस टाइम से लिया गया था इस चीज़ को। तो इस बात का स्वतंत्रता है। ठीक है, हम लोग किसी भी रिलीजन्स को देखो तो क्रिटिसाइज करते हैं, चाहे वो हिंदू का हो या मुस्लिम का हो या फिर दूसरे अन्य रिलीजन्स के बारे में भी हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं। बहुत सारे यूट्यूब पे देखोगे, बहुत सारे लोग भी, नेता, पॉलिटिकल लीडर्स भी आप लोग क्रिटिसाइज करते रहते हैं। तो उनको अधिकार है, संविधान ने अधिकार दिया, लेकिन कभी भी गाली गलौज नहीं करना चाहिए। ऐसा करोगे तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी दोस्तों। इक्वलिटी, ये बात करें कि सबको यहाँ इक्वलिटी है, इक्वलिटी बिफोर लॉ है, आर्टिकल 14, इसी के बेसिस पे आपको बात करें तो जो CAA है, कोर्ट में लाया गया था इसी तरह कि भाई इस चीज़ का हनन हुआ है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, प्रोहिबिटेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ताकि ग्राउंड से मिटा दिया जा सके, ख़त्म कर दिया सके जो भी डिस्क्रिमिनेशन रखते हैं, रिलीजियंस, रेस, कास्ट, कलर, सेक्स, प्लेस ऑफ प्लेस। ये आर्टिकल 15 बताता है कि किसी के साथ भी हम लोग ऐसा भेदभाव ना करें कि वो ऊंची जाति का है, नीची जाति का है, वो गोरा है, काला है, वो ट्रांसजेंडर वुमेन है या फिर कैसी लड़की है, इस टाइप से हम लोग कभी भी किसी के साथ ऐसा भेदभाव नहीं करते, उसको ख़त्म करना चाहिए। ये हमारा इक्वलिटी है। इक्वलिटी ये भी बताता है कि एबोलिशन होना चाहिए, जो भी अनटचेबिलिटी है, जो भी छुआछूत होता है, आर्टिकल 17 ये सब जो है बताता है हमारा कि छुआछूत नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी भी कई जगह पे गांव में देखने को मिलेगा आपको, ऊंची जाति नीची जाति में थोड़ा सा अनटचेबिलिटी होता है। ठीक है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में बात करें जो आर्टिकल 18 से, वो बताता है कि यहाँ पे आपको जो राजा महाराजाओं का टाइटल है वो आपको नहीं अडॉप्ट करना है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 18 बताता है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में बात करें तो आर्टिकल 16 ये बताता है कि अगर कभी भी अगर आप जॉब के लिए जा रहे हो तो यहाँ पे आपको ये ना देख के दिया जाए कि आप अमीर हो, गरीब हो, कैसे भी हो, या आप लड़का हो, लड़की हो, सबको अधिकार है जॉब का, सबको अपॉर्चुनिटी, अवसर है। तो ये हमारा इक्वलिटी देता है दोस्तों। ठीक है, समानता बताते हैं हिंदी में। फर्टिनिटी के बारे में बता रहे हैं तो फर्टिनिटी हमारा बता रहा है कि ये हमारा एक फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो कि आर्टिकल 51 में कहा गया है कि हमारा फर्टिनिटी एक भाईचारा है, और ये बताता है कि हम लोग मिलजुल के हमें रहना है, चाहे वो रिलीजन्स के बेसिस पे हो, लैंग्वेज के बेसिस पे हो, या फिर कैसा भी हो, हम सबको मिलजुल के रहना पड़ता है। ठीक है, और एक बात और जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो इंटीग्रिटी जो है, ये हमारा जो 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, इसमें ये ऐड किया गया था। इस चीज़ को भी याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। चलिए इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। दोस्तों, प्रियम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं, उस टाइम क्या हुआ था, 1960s में एक केस आया था बेरीबेरी का। यहाँ पे क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो प्रियम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक इंट्रोड्यूस करता है, वो बताता है, और ये हमारे संविधान का पार्ट नहीं है। ठीक है, प्रियम्बल जो है ये हमारे संविधान का पार्ट नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उस वक्त 1960 में बेरीबेरी केस में। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आया था, केशवानंद भारती केस का, आपने बहुत सुना होगा केशवानंद भारती केस, जो कि 1973 में ये स्टेट ऑफ केरला का जो है केस था और केशवानंद भारती के बीच में था। यहाँ पे जो थी गवर्नमेंट जो थी, ये एक मठ चलाते थे, और ये जो थे इनकी गवर्नमेंट, केरल गवर्नमेंट, इनके ज़मीन पे क्या की थी कि उसको गवर्नमेंट के अधीन लाना चाहती थी और इनसे छीनना चाहती थी। तो ये क्या किए कि राइट टू प्रॉपर्टी लॉ के हिसाब से ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि जो इनके पुराने ओपिनियन थे कि जो प्रियम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, उसको रिजेक्ट करके अब ये बोले सुप्रीम कोर्ट कि देखो ऐसा है कि प्रियम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस करने के साथ साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने में मदद करती है, समझने में मदद करती है, और ये प्रकाश डालती है। इनका सुप्रीम कोर्ट का कहना था। ये भी बोले सुप्रीम कोर्ट की कोई भी ऐसा जो लेजिस्लेचर है, जो भी ऐसा गवर्नमेंट है, अगर ऐसी कोई कानून बनाता है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करे, तो अपने आप वो जो लॉ है या एक्ट है वो अब ख़त्म हो जाएगा। आप देख सकते हो कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो होता है, अगर गवर्नमेंट पास करने की कोशिश करती है पार्लियामेंट से, तो वो अपने आप ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था।
ठीक है। अब यहाँ पे आप समझने वाला है कि यहाँ पे दो थिंग्स जो है आप नोट कर सकते हो कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो प्रियम्बल है वो ना ही सोर्स ऑफ पावर है लेजिस्लेचर का और ना ही उनके पावर को ख़त्म करता है लेजिस्लेचर के पावर को, ये प्रियम्बल, और इट इज़ नॉन जस्टिएबल एंड इट इज़ प्रोविजंस आर नॉट इनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। आप इसको लेके कभी भी आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना था दोस्तों। तो ये था दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे हिंदी में है। अब हम बात करते हैं दोस्तों अमेंडबिलिटी ऑफ द प्रियम्बल्स। देखो बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, ठीक है। अब बात करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे 368 में, जो कि पहली बार इतिहास में केशवानंद भारती केस में देखा गया था। और यहाँ पे बात करें तो लेजिस्लेचर बताए एक्सिक्यूटिव में बहुत अच्छा खासा विवाद हुआ था। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं विस्तार से बात करूँ तो आपको समझना होगा कि अमेंडमेंट तो बहुत हुआ। अभी हम लोग देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो अगर कोई भी ऐसा अमेंडमेंट अगर आप कर रहे हो तो बिल्कुल करो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आप प्रियम्बल में देखो, आप सोशलिस्ट जो है ऐड किया गया, ठीक है। यहाँ पे बात करें तो सेकुलर शब्द ऐड किया गया, इंटरग्निटी ऐड करने किया गया। तो ये क्या हुआ कि ऐड किया तो क्या इससे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज हुआ? नहीं हुआ, ठीक है। सबका अपना अधिकार मिला, ठीक है। सब ऐसा नहीं है कि किसी को जस्टिस कम मिला, किसी को जस्टिस ज़्यादा मिल गई, ऐसा कुछ तो हुआ नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर तो वही रहा। तो यहाँ पे वही बोला सुप्रीम कोर्ट कि देखो आप चेंज कर सकते हो, करो, बिल्कुल करो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को जो होता है, आपको क्या कहते हैं उसको, नज़र में रखते हुए, मद्देनज़र में रखते हुए उसको आप थोड़ा ध्यान देना कि उसमें चेंजेस ना आए। तो आपका समझ लो अगर उसमें चेंज नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल बहुत आसानी से आप इसको अमेंडमेंट कर सकते हो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना था, जिसमें केशवानंद भारती केस में भी बोला गया। तो आप समझ सकते हो। इसमें अगर आप चाहते हो तो मैं अलग से एक सेपरेट लेक्चर लूँगा केशवानंद भारती केस का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हालांकि मेरे पास अभी टाइम बचा नहीं है, आपको जो पढ़ना था, जो समझाना था, मैं इस लेक्चर में समझा चुका हूँ। इसके बारे में हम लोग बात करें तो चैप्टर 7 में भी केशवानंद भारती केस को भी डिस्कस करेंगे दोस्तों, बहुत अच्छे से। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। अगर आपने वीडियो को पसंद करते हो तो यार प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। खुश रहो, पढ़ते रहो। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।